नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 6 दिसंबर 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। भयानक तरीके से गोलीबारी हुई है, क्लैश हुआ है और इस पूरे क्लैश में 4 लोगों के मारे जाने की खबर भी आई। अब ये 4 लोग किस देश के हैं, इसके बारे में अभी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इस समय रशिया को लेके भारत ने अपनी दोस्ती का पहला सबूत दे दिया है। यानी भारत और रशिया के बीच जो ताल्लुकात बीच में थोड़े से गड़बड़ हुए थे, वो ताल्लुकात फिर से सही हो रहे। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेके बहुत बड़ी अपडेट आई, इसके बारे में भी हम डिटेल बातचीत करेंगे। और साथ ही इस समय तमाम मुस्लिम देश इजराइल के ऊपर भड़क गए हैं, लेकिन अरब हमेशा से ही लेट कर देते हैं। वैसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में आपको ये चीज भी डिटेल पता चलेगी। वहीं अब तुर्की भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तो ये खतरा कैसे बनता जा रहा, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, अरबों ने आज तक कभी भी कोई भी टाइम पे काम किया ही नहीं है। जब इनको पढ़ना था तब ये पढ़े नहीं, तब ये दारू पी रहे थे। जब इनको पैसा कमाना था तब ये ऊंट पे घूम रहे थे। जब इनको अपने अंदर सभ्यता लानी थी तब ये लौंडी का नाच देख रहे थे। और जब इनको गाजा के लिए आवाज उठानी थी तब ये खामोशी से अमेरिका और इजराइल के साथ डील कर रहे थे। उसमें चाहे सऊदी अरब हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे कतर हो, चाहे कोई भी मुस्लिम देश, ये तमाम लोग ये काम करते रहे। लेकिन फाइनली अब जब पिछवाड़े पे इनके लात पड़ी तब इन्होंने अपना मुंह खोला। और सबसे पहले जो सऊदी अरब के फॉर्मर इंटेलिजेंस के चीफ है, जिनका नाम है तुर्की। अब ये नाम आप तुर्की देश से मत जोड़ लीजिएगा, इन महाशय का नाम तुर्की है। ये कल अबू धाबी में एक मीटिंग में जाते हैं, एक समिट में जाते हैं और यहाँ से इनका इंटरव्यू शुरू होता है। पत्रकार इनसे पूछते हैं कि भाई साहब, आपके हिसाब से पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नेशन कौन सा है? वो कौन सा देश है जो पूरे मिडिल ईस्ट की शांति को भंग कर रहा है? और कौन सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा खतरा है इस समय? तब इन्होंने अपना बयान दिया और कहा कि इस समय सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान नहीं है बल्कि इजराइल है। अब ये बात इतने साल बाद सऊदी अरब के मुंह से निकली कि इस बात का कोई मतलब नहीं है। बहरहाल 2, 4, 6 जगहों पे मुस्लिम कंट्रीज ने सऊदी अरब का विरोध करना शुरू कर दिया है। जैसे अभी सऊदी अरब ने एक फरमान जारी किया कि राफा की जो क्रॉसिंग है उसको खोली जाएगी और राफा क्रॉसिंग खोलने के बाद 1 वे एग्जिट होगा। यानी गाजा के जो लोग इजिप्ट में जाना चाहे इसी राफा क्रॉसिंग से जा सकते हैं। लेकिन अगर इजिप्ट से कोई फिलिस्तीनी गाजा के अंदर वापस आना चाहे, फिलिस्तीन के अंदर वापस आना चाहे, तो ये संभव नहीं है। यानी फिलिस्तीन के लोग अगर इजिप्ट में भागना चाहे तो भाग जाएं, वहां से कोई इधर नहीं आ सकता। अब ये फैसला जब इजराइल ने लिया तो पहली बार चाहे इजिप्ट हो, चाहे तुर्की हो, चाहे कतर हो, इन तमाम मुस्लिम देशों ने विरोध करना शुरू किया और कहा कि भाई ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सवाल इन मुस्लिम देशों से, भाई साहब, जब ऐसा हो रहा था, जब फिलिस्तीन के लोग भाग भाग के इजिप्ट जा रहे थे, जब फिलिस्तीन के लोग मारे जा रहे थे, तब आपने क्या किया? तब तो ये खामोशी से दही जलेबी फाफड़े और चिकन बिरयानी खा रहे थे। आज जब दिखाना है, शो ऑफ करना है, गजा तबाह हो गया, तब ये लोग डायलॉग मार रहे हैं। अब सुनिए, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही है। इधर एक नया कांड हुआ है इजराइल और गाजा की लड़ाई के बीच कि इजराइल ने गाजा के अंदर मिलिटेंट का एक नया ग्रुप खड़ा कर दिया है। इसको मिलिशिया ग्रुप कहा जा रहा है और ये हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। साल 2007 से पहले ये लोग शासन में थे। साल 2007 के बाद जब हमास ने गाजा को कैप्चर किया, गाजा की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया, इसी के बाद ये तमाम लोग नाराज हो गए। नाराज होने के बाद इन तमाम लोगों ने विरोध करना शुरू किया। और आज खबर मैंने आपको बताई थी सुबह भी और कल शाम को कि एक शख्स था जिसको मार दिया गया, जिसका नाम था यासिर अबू साहिब। यासिर अबू साहिब इसी मिलिशिया ग्रुप का हेड था, जिसके बारे में हमास ने सुपारी दे रखी थी। हमास ने इनाम भी रखा था कि जहां ये शख्स दिख जाए उसको मार दो, इसको ख़त्म कर दो, चूँकि ये हमास से लड़ाई लड़ के हमास को ख़त्म करना चाहता था। इवन गाजा के लोगों को भड़काता भी था कि गाजा के लोग हमास के खिलाफ भड़क जाए, और यही बात हमास को अखरती थी, खलती थी। और
हमास ने बाकायदा सुपारी निकाली, हमास के लड़ाकों ने एम्बुश लगाया और एम्बुश लगा के यासिर अबू साहब को मार दिया। अब जैसे ही ये खबर दोस्तों निकल के सामने आई, फौरन इस ग्रुप के नए हेड ने चार्ज ले लिया। इनका नाम है अल-दाहिनी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि भाई साहब, हम डरने वाले, झुकने वाले, लड़ने वाले नहीं हैं। हम साल 2007 से ही हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं और आने वाले टाइम में हम हमास के खिलाफ लड़ते रहेंगे और जब तक हमास को हम ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। यानी अब हमास को दो तरफा लड़ाई झेलनी पड़ेगी। पहला, ये इजराइल से लड़ रहे हैं, इजराइल इनको मार रहा है, ये इजराइल को मार रहे हैं। लेकिन यहाँ तो मामला इक्वलिटी का इस वजह से है कि इजराइल दूसरे देश से आ रहा है, इजराइल बाहर से आके अटैक कर रहा है। लेकिन अब इनके दुश्मन इन्हीं के देश में, इन्हीं के बीच बैठे हैं और एक दूसरे के साथ गोरिल्ला वार कर रहे हैं, यानी एम्बुश लगा रहे, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो आज हमास के लिए डबल मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर तुर्की ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसके बाद अब सिचुएशन काफ़ी खराब हो गई है। दरअसल तुर्की ने एक नया कांड किया है और इस कांड के बाद इजराइल के साथ साथ भारत को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पे है, रिपोर्ट आप देखें कि तुर्की ने अब अपने S-400 को बेचने का, डोनेट करने का या फिर फेंकने का फैसला कर लिया है। बात यह है कि सऊदी अरब ने हाल फिलहाल में अमेरिका जाके एक फाइटर जेट खरीदा है। अब ये फाइटर जेट जब सऊदी अरब ने खरीदा तो भले ही उस फाइटर जेट में लाख कमियाँ, मैंने लाख कमियाँ आपको बताई भी हो कि F-35 है, इसमें ज़्यादातर फीचर जो इजराइल के पास है वो वाला वेरिएंट सऊदी अरब को नहीं मिलेगा। सऊदी अरब लगातार कोशिश में भी था कि हमको वो स्टील्थ सिस्टम मिल जाए, वो 800 किलोमीटर मारने वाली मिसाइल मिल जाए, साथ ही हमको वो रडार को ब्लॉक करने वाली टेक्नोलॉजी मिल जाए। लेकिन जब इजराइल ने अमेरिका से कहा कि भाई साहब ऐसे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो अमेरिका ने कहा कि ठीक है, हम इनको एक डब्बा पकड़ा देंगे और इसी डब्बे में इनको खुश रहना होगा। यानी लेने तो गए थे ये कुछ और, लेकिन लेके ये कुछ और चले आए। यानी ऐसा समझो कि आप जाओ बकरा खरीदने और आपको बॉयलर मुर्गा थमा दिया जाए। सेम चीज यहाँ पे हुई। ये गए थे F-35 फाइटर जेट खरीदने, लेकिन इनको F-35 का स्टिकर लगा के कोई कबाड़ा थमा दिया गया। सेम चीज अब तुर्की भी कर रहा है कि अपना S-400 पाकिस्तान को देके F-35 खरीदने के लिए अमेरिका के पीछे पड़ा हुआ है। आपको जान के ताजुब होगा कि तुर्की नाटो का मेंबर है और नाटो में ये हमेशा से ही रहा है कि दोनों ही देश, यानी नाटो में अगर अमेरिका है और नाटो में अगर तुर्की है, तो अगर तुर्की को कोई प्रॉब्लम होगी तो ऐसे हाल में उस प्रॉब्लम का निदान दिलाने के लिए अमेरिका को आगे आना होगा। अब अमेरिका अगर आगे आता है तो मतलब बड़ा साफ है कि तुर्की जो मांगेगा वो देना पड़ेगा। इसी वजह से यूक्रेन बार बार जिद भी कर रहा था कि भैया हमको भी नाटो का मेंबर बना लो, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को कभी भी नाटो का मेंबर नहीं बनाया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि तुर्की नाटो का मेंबर है और इस वजह से जब उसने F-35 लेने की बात की तो अमेरिका ने कहा कि बाबू दोनों तरफ से तुम नहीं खेल सकते हो, या तो तुम अमेरिका का ही हथियार ले लो या फिर तुम रशिया का ही ले लो। अब ऑप्शन क्या था? या तो तुर्की के पास S-400 रहता या तो तुर्की के पास F-35 आ जाता। अब तुर्की ने यहाँ नया खेल खेला। तुर्की ने कहा कि भाई हमारे ऊपर तो ऐसे कोई हमला करेगा नहीं, तो हमें S-400 की ज़रूरत है नहीं, हम आयरन डोम या फिर कोई और डिफेंस सिस्टम से भी काम चला लेंगे, लेकिन अब हमको चाहिए F-35। इसी के बाद अब तुर्की ने बड़ा फैसला किया कि वो अपने S-400 डिफेंस सिस्टम को उठा के पाकिस्तान को बेच देगा। और अगर पाकिस्तान को S-400 डिफेंस सिस्टम मिल गया तो डायरेक्टली ये भारत के लिए बड़ा खतरा होगा। क्यों होगा दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं, इस चीज़ को आप खूब जानते हैं कि हम भी S-400 के दम पे ही उछलते हैं। और अगर सेम चीज़ हमारे दुश्मन को भी मिल गई तो फिर हमारे लिए वो चीज़ कबाड़ हो गई, क्योंकि इधर से भी S-400 इधर से भी S-400 तो मामला बराबरी पे आ गया। और दुश्मन अगर बराबर का हो तो रातों की नींद उड़नी लाजमी है दोस्तों। इस वजह से अब भारत सरकार को रशिया से एनी हाउ S-500 खरीदना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं इजराइल के लिए बुरी खबर यह है कि अगर तुर्की को F-35 फाइटर जेट मिल गया तो सबसे कमाल की बात यह है कि तुर्की खुद मिसाइल और ड्रोन बनाने में माहिर है। तुर्की के ड्रोन काफ़ी कारगर साबित हुए हैं हर देश के लिए। इवन पाकिस्तान ने भी तुर्की के ड्रोन लिए थे। वो अलग बात है कि तुर्की के ड्रोन को उड़ाने के लिए जो दिमाग चाहिए वो दिमाग ही पाकिस्तानियों के पास नहीं था।
लेकिन तुर्की के ड्रोन कारगर हैं, जो तुर्की का कान है, जो तुर्की के बाकी और डिफेंस सिस्टम के ड्रोन हैं वो काफ़ी कारगर हैं। तो अगर यह F-35 तुर्की पा जाता है दोस्तों, तो ऐसे हाल में इजराइल के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा, लेकिन उस मुसीबत की कीमत भारत को भी अदा करनी पड़ेगी। भारत को भी कोई डील करनी पड़ेगी रशिया के साथ या फिर किसी और कंट्री के साथ। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। एक जो कयास हम लोग लगा रहे थे कि लड़ाई रुक जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे, झड़प खत्म हो जाएगी, स्क्रीन पे आप अपनी न्यूज़ देखिए, साफ तौर पे लिखा है कि पाकिस्तान ने रात में सीज फायर का वायलेशन किया और इस वायलेशन में इन्होंने 4 सिविलियन को मार दिया। यानी लगातार इजिप्ट सीज फायर करवाता रहा, लगातार मिस्र सीज फायर करवाता रहा, लगातार तुर्की बीच में आता रहा, बीच में ईरान ने भी कहा कि भैया हम सीज फायर करवाएंगे, आप हमारी बात सुनो, लेकिन ये किसी की नहीं सुनने वाले। ये लगातार सीज फायर को तोड़ के हमला करके अपने आप को बहादुर कौम घोषित करने में लगे हुए हैं पाकिस्तानी। खाने को आटा नहीं है, पीने को पानी नहीं, अपने ही प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल के रखा है, लेकिन ये अफगानिस्तान के ऊपर बार बार हमला कर रहे हैं। चूंकि इनका इलाका है और इनका जो अभी का इरादा चल रहा है वो आप जान लीजिए कि ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार चली जाए, और ऐसा ये किसी खास देश के इशारे पे कर रहे हैं। उस खास देश से इनको भर भर के पैसा मिल रहा और इस पैसे का उपयोग ये अफगानिस्तान को परेशान करने में कर रहे हैं। चूंकि एक एयरबेस है जो अफगानिस्तान के अंदर है, और एयरबेस है कायदे से साफ तौर पे बोला जाए भाइयों तो वो एयरबेस है अमेरिका का। अमेरिका उस एयरबेस को लेने के पीछे परेशान है, और जब से अमेरिका ने ये बात बोली कि हमारा एयरबेस हमको मिलना चाहिए, अफगानिस्तान ने कहा कि ले लो, यही ले लो, इसके अलावा कुछ नहीं मिलना। अब ये चीज जैसे ही बोली, फौरन से आप नोटिस कीजिएगा उसी के 4 से 6 दिन बाद इन दोनों देशों में झड़प, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इस लड़ाई झगड़े और झड़प का मतलब बड़ा साफ है कि ये तमाम काम अमेरिका के ही इशारे पे हो रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ दिया है, और सीज फायर तोड़ने के बाद बड़ा हमला किया, और इस हमले में 4 सिविलियन की मौत हुई है, और अफगानिस्तान ने भी कसम खाई है कि अब हम बदला जरूर लेंगे। खैर, अब इस लड़ाई में क्या कुछ होगा वो तो अगले वीडियो तक आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही रशिया के हवाले से। रशिया और भारत की दोस्ती में बहुत सारे लोग टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रशिया और भारत की दोस्ती में एक नया आयाम आ गया है। ऐसा कुछ हुआ है जिसके बाद आप भले ही मोदी सरकार को गाली दे, लेकिन इस मामले में आप खुश हो जाएंगे। दरअसल यूएन में वोटिंग चल रही थी, और साफ तौर पे बताया जाए तो रशिया की गलती तो है। अगर खुल के कहूं तो थोड़ी सी गलती तो है कि रशिया ने यूक्रेन के 20,000 से ज्यादा लड़कों को पकड़ के रख लिया है, और इसी को लेकर वोटिंग चल रही थी कि रशिया को इन 20,000 लोगों को वापस करना पड़ेगा। अब कायदे से इंसानियत, मानवता को अगर हम देखें तो करना चाहिए, लेकिन अगर हम अपनी दोस्ती देखें तो दोस्ती में सही गलत नहीं होता। दोस्त दोस्त होता, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। भाई तूने गलती की, तेरे साथ 2 लाठी मैं भी खा लूंगा। सेम चीज भारत ने अपनी दोस्ती निभाते हुए यूएन में जब वोटिंग हो रही थी और प्रेशर था कि भारत रशिया के खिलाफ जाके यूएन में वोटिंग करे, भारत ने कहा कि हम वोटिंग नहीं करेंगे। और ये वोटिंग रशिया में के पुतिन के भारत दौरे से पहले हो रही थी, और भारत ने ऐसी दोस्ती निभाई कि आज पूरी दुनिया देख रही है, और खासकर पश्चिम वाले जल रहे हैं, और जलना लाजमी भी है। थोड़ा सा जो ये बचे थे, बाकी बचा कुचा जलाने का काम रशिया ने खुद कर दिया। दरअसल रशिया ने आज इनके रेलवे स्टेशन पे बड़ा हमला किया, और इस हमले में पूरे रेलवे स्टेशन को तबाह कर दिया। न्यूज आपके सामने, आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि रशिया के ड्रोन मिसाइलों ने बौछार कर दी आग के गोलों की, और वहां की जो रेलवे कंपनी है यूजेलेस्किया की जो पूरा एक स्टेशन था, वो पूरा स्टेशन तबाह, नेस्तनाबूद और बर्बाद हो गया। अब इसके बाद उस स्टेशन पे कोई बचा नहीं, और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि रशिया ने यह हमला यूक्रेन की राजधानी कीव के बदले किया। जो राजधानी कीव है उसी के जस्ट बगल में हमला किया और पूरे रेलवे स्टेशन को तबाह कर दिया। इधर वोटिंग हुई, वोटिंग में भारत ने दोस्ती निभा दी, और आज जो पश्चिम देश भारत और रशिया के खिलाफ साजिश करते हैं, लात खा रहे हैं हर जगह। खैर, ये तमाम चीजें दोस्तों चली रही। इधर आपको भारत की 2 बड़ी खबर बताऊंगा, उसके बाद आपसे इजाजत लूंगा। इस समय भारत में अजीबो गरीब चीज चल रही है।
हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। शुरुआत में मुझे लगता था कि यार कुछ तो आग होगी तब तो इतना धुआं है, अरे कहीं तो आग जल रही होगी तब तो इतना धुआं है। लेकिन ताज्जुब की बात आप ये जान लो कि आग ही नहीं थी, आग लगा के धुआं फैलाया जा रहा। एक वीडियो आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा अभी, इस वीडियो को पहले आप देख ले, फिर इसके बारे में आपको डिटेल में बताओ। पहले वीडियो देखिए। বাবার নাম इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक मुस्लिम महिला, आसपास कुछ जवान हैं और ये आ रही है। इस महिला की कहानी है कि इसका नाम है सोनाली खातून और इसके बगल एक 8 साल का बच्चा है। ये दोनों लोग 21 जून को भारत से बांग्लादेशी करार करके भगा दिए गए। न बांग्लादेश में इनका कोई रिश्तेदार था, न कोई सगा संबंधी था, न ये किसी को जानते थे। बस इनकी गलती इतनी थी कि ये मुसलमान थे, दैट्स वाई इनको भगा दिया गया। ये 6 महीनों तक लगातार वहां पे संघर्ष करते रहे, जैसे तैसे करके अपनी रोजी रोटी चलाई। सोनाली प्रेग्नेंट भी थी, इसके बावजूद सरकार ने इनको भगा दिया। ये बांग्लादेश में पड़े रहे। अंत में 6-7 महीने की लड़ाई लड़ते ही है, जैसे तैसे करके अपना पेट पालते हैं और वहां से फिर वापस आते हैं। नहीं तो इनके पास आने जाने का और कोई माध्यम नहीं था। इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चली रही, इधर फिर बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि बाबरी मस्जिद आज ही के दिन गिराई गई थी। आज ही के दिन मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। हजारों की तादाद में लोग ट्रैक्टरों पे, टालियों पे ईंट ले लेके पहुंच रहे हैं। हजारों की तादाद में मुसलमान पहुंच रहे हैं और बाकायदा सिक्योरिटी और सेफ्टी देने के लिए सीआरपीएफ की टीम भी लगी हुई है। वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से हजारों लाखों की तादाद में मुसलमानों की भीड़ वहां पे पहुंची है, बाबरी मस्जिद का ईंट रख के शिलान्यास कर रही है। अब यही एक बात बोलूंगा तो फिर हिंदू मुस्लिम वाली बात हो जाएगी कि अरे भाई तू तो हिंदू, तू कैसे बोल देगा। लेकिन सही बात यह है, देखा जो हूं उत्तर प्रदेश और दिल्ली बंबई के अलग अलग इलाकों में घूमता रहता हूं, जितनी भीड़ यहाँ पे ईंट रखने के लिए गई है, इसका 2% भी भीड़ न मुझे कभी किसी मदरसे में दिखा, ना ही कभी किसी मस्जिद में दिखा नमाज पढ़ते हुए। अगर इतने लोग सच में अपने धर्म को लेकर डेडिकेटेड हो जाए तो इतनी लड़ाई, इतनी जहालत, इतना फसाद ना हो। बहरहाल जितने भी लोग वहां गए हैं, इनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि भैया शांतिपूर्ण तरीके से जो करने गए हो करके आ जाना, किसी लड़ाई झगड़े में मत पड़ना, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों का कुछ नहीं जाता, मरता केवल इंसान है, न हिंदू न मुसलमान। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए इतनी अपडेट काफी। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी अपडेट के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब बटन दबा लें और देखिए बेल आइकन होगा, उसको ऑन कर लें। और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक दिख रहा होगा, प्रखर राजपूत न्यूज, वहां पे भी छोटी छोटी न्यूज आती रहती है। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी अपडेट के साथ। तब तक अच्छे रहे, खुश रहे, ऊपर वाला हिफाजत करें।